मित्रों, मेरा पिछला वीडियो किसी कारण टेक्निकल कारणवश जो है अधूरा रह गया था, तो उसको मैंने एंड करके दोबारा शुरू किया है। मैं अपने जहाँ पर मैंने छोड़ा था उससे मैं आगे शुरू करता हूँ। एज द आरआरपी पार्टीज ड्राफ्ट्स, मैं आज आपके सामने एक ड्राफ्ट जिसका एब्रीविएशन WOIC है, इसका जो नाम है वो है वुली ओन्ड बाय इंडियन सिटीजन कंपनीज, मतलब पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्वामित्व वाली कंपनियों को लेकर आना, ये हमारा उद्देश्य है। ऐसा हम काम करना चाह रहे हैं। तो मित्रों, मैंने WTO पे पिछला जो लास्ट वीडियो था उसको छोड़ा था, किसी कारणवश वो हमसे टेक्निकली मिस हो गया था, तो मैं उससे आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। मित्रों, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जगह हम IDI या इंडियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इसके अंतर्गत जो मेड इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है, मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंतर्गत यही है कि आप भारत में आकर बनाएं। भारत में आकर बनाएं तो भारत में आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, आपको टैक्सेस में रिबेट्स मिलेंगी, आपको सस्ता श्रम मिलेगा और उसके बदले में हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन उससे होने वाली जो प्रॉफिट है, जो इनकम है, उस पर किसी भी प्रकार से हम भारतीयों का, जहाँ पर ये निर्माण कार्य चल रहा है, उसका कोई उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसी एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि जब काम हम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल हमारा यूज़ में हो रहा है, ज़मीन हमारी यूज़ में हो रही है, टैक्सेशन में रिबेट्स हम दे रहे हैं, और इन सबको देने के बाद में हमें सिर्फ नौकरी नाम की एक चीज़ मिल रही है, हमारे को प्रॉफिट में कोई हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इस दिशा में इस काम को होने के बाद में जो नुकसान हो रहा है, तो वो सीधे सीधे हम भारतीयों को हो रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक कानून को प्रपोज़ किया है, कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें आपको भी अगर कोई वैल्यू एडिशन आपको एडिशन करना हो तो आप कर सकते हैं। मैं उस ड्राफ्ट को शुरू करता हूँ। छोटा सा ड्राफ्ट है और आपको निश्चित ही रूप से समझ में आएगा कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जगह ऐसी कंपनियों का निर्माण करना चाहते हैं जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा ओन्ड हो, मतलब भारतीयों द्वारा उनका स्वामित्व अधिकार्य हो, यानी कि संपूर्ण रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति दी जाए तथा भारत में भारतीयों द्वारा स्वदेशी हथियारों के उत्पादन के लिए आवश्यक शासन की रचना की जाए। ये मात्र 2 कानून हम लागू करना चाहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जिन लोगों ने नहीं सुना है, कि पहला तो संपूर्ण रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति दी जाए, और दूसरा, भारत में भारतीयों द्वारा स्वदेशी हथियारों के उत्पादन के लिए आवश्यक शासन की रचना की जाए। मित्रों, ये दोनों लाइनें वोइक यानी कि संपूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा ओन्ड कंपनीज के लिए एक कानून का निर्माण करती हैं। ये कानून भी संविधान के किसी भी मूल ढांचे का वायलेशन नहीं करता है, अतः इसे भी प्रधानमंत्री जी सीधे गजट में छापकर लागू करने का प्रयास कर सकते हैं, और उनको लागू करना ही चाहिए। इस कानून को संसद में बहुमत द्वारा पारित करके गजट में छापा जा सकता है। यदि यह कानून विश्व व्यापार संगठन के किसी समझौते का उल्लंघन करता है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भारत के समझौते को बाहर कर सकता है, या प्रधानमंत्री भारत को WTO समझौते से अलग करने के लिए अधिसूचना जारी कर सकते हैं। मित्रों, ये तो होगा WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के समझौते से, तो ये वायलेट करेगा ही करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक संधि के लिए पूरे भारत का नुकसान करते हैं। किसी भी एक नियम से बंधे होने के कारण हम अपने देश के लोगों का नुकसान करते हैं। ऐसा करने से हमारे देश का ही नुकसान है, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। मैं आपको इस कानून के कुछ विशिष्टताएं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कोई भी कंपनी अपने आप को वोइक यानी संपूर्ण रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत करवा सकती है। वोइक कंपनी से आशय ऐसी कंपनी है जिसकी अंश में यानी कि शेयर्स में 100% जो हिस्सेदारी होगी वो भारतीय नागरिक या भारतीय सरकार या अन्य किसी वोइक कंपनी के पास में हो सकती है। माने आप जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बात करते हैं, PSU जिसके नाम से हम जाने जाते हैं,
हालांकि पीएसयूज के बारे में तो एक चीज़ कहा जाता है कि पीएसयूज का तो निर्माण ही उनको डुबोने के लिए किया जाता है, मतलब उनको बर्बाद करने के लिए किया जाता है। मित्रों, जितने भी पीएसयूज हैं वो वोइक हैं, मतलब पूर्ण रूप से भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियां हैं। तो कोई भी कंपनी वोइक कैसे हो सकती है, यानी कि पूर्ण रूप से भारतीय स्वामित्व वाली कैसे हो सकती है? इसका तो एक ही तरीका है कि उसका जो 100% शेयर है वो भारतीयों के पास में हो, या उसका 100% शेयर भारत सरकार के पास में हो, या उसका 100% शेयर किसी अन्य वोइक कंपनी के पास में हो, भारतीय कंपनी के पास में हो। इन तीनों कंडीशन में ये कंपनी भारतीय वोइक कंपनी कहलाएगी, वुली ऑन बाय इंडियन सिटीजन्स, ये कंपनी कहलाएगी। तो मित्रों, ऐसी कंपनी खड़ी करने की ज़रूरत क्या है, मतलब ऐसी कंपनी क्यों बनाई जाए? आज जितने भी पीएसयूज हैं उनको तो हम विनिवेशित करते जा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? ऐसी कंपनी लानी क्यों चाहिए? तो मित्रों, मैंने आपको जैसे शुरुआत के उदाहरण में जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था कि अगर मान लीजिए मैं 5 या 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए लगा कर काम शुरू करता हूँ, और उस काम से 5 साल 10 साल 20 साल बाद जो मैंने वैल्यू इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू बढ़कर, सपोज़ कीजिए 10 लाख इन्वेस्ट किया था, आज उसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए है, तो जो 990 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट हुआ, जो उसकी वैल्यूशन बढ़ी, उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? उसका फ़ायदा उसको मिलेगा जिसने वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इसी कंडीशन में आप अपने आप को रख कर देखिए कि जिस प्रकार हम एक भारतीय कंपनी खड़ी कर सकते हैं। आज मगर हमने मान लीजिए कोई कंपनी 10 लाख या 20 लाख रुपए में खड़ी करी, अब उसकी वैल्यूशन बढ़ते बढ़ते, उसका आकार बढ़ते बढ़ते वो इतना हो जाता है कि वो 10 लाख करोड़ का हो जाता है, या 1 लाख करोड़ का हो जाता है, या 1000 करोड़ का हो जाता है। तो वो जितना भी वैल्यूशन में इजाफा होगा वो सब पूर्ण रूप से भारतीयों का होगा, उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉफिट की जो हिस्सेदारी है वो भारतीयों की होगी, और जो पूरा फ़ायदा होगा वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का। आज जितने भी पीएसयूज हैं, यानी कि जो निगम हैं, उन सबको हम धीरे धीरे करके ख़त्म करते जाते हैं। जैसे कि मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ, और हमारे यहाँ पर एक एक करके लगभग सारे उद्योगों धंधों को बंद किया गया है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड नाम की एक कंपनी हुआ करती थी जो टेलीफोन इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती थी, और उस कंपनी को ऐसी स्थिति में ला दिया गया कि वो लॉस में चली गई। तो वहाँ पर उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। अभी लेटेस्ट उसकी जो लैंड थी जहाँ पर वो कंपनी काम करती थी, जहाँ पर उसकी फैक्ट्री थी और जहाँ पर उसकी कॉलोनी थी, उसको बेचकर वहाँ पर पब्लिकल प्लॉट काट दिए गए हैं, और उसको उस ज़मीन को निगम द्वारा या राज्य सरकार द्वारा बेचान किया जा रहा है। अब इस प्रकार के बेचान से राज्य सरकार सिर्फ एक बार पैसा कमाएगी, लेकिन अगर वो जो यूनिट थी, टेलीफोन इक्विपमेंट की जो यूनिट थी, इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड की जो यूनिट थी, अगर वो आज सुचारू रूप से काम करती तो उससे जितना भी प्रॉफिट हो रहा होता वो सीधे भारत सरकार को जा रहा होता। लेकिन ना जाने क्यों ये एक ऐसी प्रथा सी बन गई है कि चाहे वो आईएल हो या और कोई भी कंपनी हो, उसको अगर वो पीएसयू है तो उसको डुबोने के लिए ही प्रयास किए जाते हैं, ना कि उसको प्रॉफिट में लाने के प्रयास किए जाते हैं। तो जितनी भी वोइक कंपनियां होगी वो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा ओन्ड होगी, या पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा ओन होगी, या फिर किसी वोइक कंपनी द्वारा ओन होगी। इस कंडीशन में होने वाला लाभ सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार को या भारतीयों को ही जाएगा। अब कौन व्यक्ति है जो वोइक कंपनियों के शेयर खरीद सकता है? क्योंकि अगर कंपनी का साइज़ बड़ा होता है तो उसको शेयर में आपको डालना पड़ेगा, और उसको लोगों को उसको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 साल से ऊपर का है, कोई भी एनआरआई जो 18 साल से ऊपर का है, कोई भी वोइक कंपनी जो भारत सरकार की कंपनी है या भारतीयों की कंपनी है, या भारत की केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, यानी कि इसमें भी हम टोटली पूर्ण रूप से भारतीयता को ही बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के लोग ही निवेश करेंगे, भारत के लोग जो बाहर रह रहे हैं वो भी निवेश कर सकते हैं, भारत सरकार निवेश कर सकती है, भारत की कोई ऐसी वोइक कंपनी वो भी निवेश कर सकती है, या राज्य सरकार निवेश कर सकती है, या स्थानीय सरकार उसमें निवेश कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है कि वो पूर्ण रूप से भारतीय होना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति उसमें हिस्सेदारी को खरीद सकता है। इसके अलावा
सिर्फ भारतीय नागरिक ही किसी वोइक कंपनी का निदेशक, अध्यक्ष या साझेदार हो सकेगा। किसी भी विदेशी या बाहरी व्यक्ति को वोइक कंपनी में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। किसी भी वोइक कंपनी का कोई साझेदार किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो 3 महीने के भीतर उसे अपने शेयर बेच देने होंगे या अवधि बीत जाने पर रजिस्ट्रेशन कर उस शेयर की नीलामी कर सकेगा और नीलामी शुल्क काट कर नीलामी से मिले हुए अमुक रुपए को नागरिक को दे दिया जाएगा। बाकी सब पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मान लीजिए आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि भारत के जो लोग बाग हैं या भारत के जो बहुत अच्छे लोग बाग हैं वो क्या करते हैं कि विदेशों की नागरिकता ले लेते हैं। इस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि उसके पास में किसी वोइक कंपनी के शेयर हैं, भारतीय ओन्ड कंपनी के, जो पूर्ण रूप से भारतीय कंपनी है उसके शेयर हैं, तो उसकी विदेशी नागरिकता लेने के बाद में क्या हो जाएगा। उसकी विदेशी नागरिकता लेने के बाद में 3 महीने का समय रहेगा, या तो वो अपने शेयर बेच दे या फिर भारत सरकार उसके शेयर को बेचकर उसका जो प्रॉफिट है वो उसको दे देगी और जो उसका कमीशन शुल्क है, उसका जो बेचने में जो खर्चा हुआ है वो काट कर बाकी सारा पैसा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी किसी भी व्यक्ति के साथ में अन्याय हो ऐसा हमने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया है। तीसरा एक बात पॉइंट और है कि प्रत्येक मंत्री, सांसद, विधायक, जज एवं सरकारी कर्मचारी यह घोषणा करे कि उसके पास किस वोइक कंपनी का शेयर है, ये उसको बताना पड़ेगा। यानी कि भारतीय नागरिक जो हैं उनके पास में वोइक कंपनी का शेयर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए वो भारतीय कंपनी, क्षमा कीजिए, भारतीय नागरिक अगर किसी संवैधानिक पद पर हैं, मान लीजिए वो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जज हैं या किसी प्रकार के सरकारी पोस्ट पर हैं, तो उनको ये घोषणा करनी पड़ेगी कि उनके पास में किस कंपनी के शेयर हैं और वो कितने कितने हैं। हालांकि वो तो ट्रेसेबल है, लेकिन उनकी तरफ से भी घोषणा होनी ही चाहिए। ठीक है, वोइक जो कंपनियां हैं ये करेंगी क्या, वोइक कंपनियां किस प्रकार से काम करेंगी। मैंने वोइक इसलिए मैं यूज़ में ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को पूरा बोलने में समय लग जाएगा। पूर्ण रूप से भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियां, यानी कि हुली ओन इंडियन सिटीजनशिप कंपनीज, यानी कि पूर्ण रूप से वो कंपनियां जो भारतीय द्वारा अधिग्रहित हैं या उनको चलाते हैं, वो वोइक कंपनियां कहलाती है। तो हमने इसको एब्रीवेशन WOIC वोइक नाम से मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ। देखिए, वोइक कंपनियों का क्षेत्राधिकार और गैर वोइक कंपनियों पर निर्बंधन, यानी कि उनको कैसे बाउंड किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कंपनी गैर वोइक कंपनी है तो वो भारत में भूमि नहीं खरीद सकेगी, यानी कि वो सिर्फ रेंट पर ले सकती है और वो भी 10 साल के एग्रीमेंट पर, यानी कि उसके बाद में उसको उसका जो एग्रीमेंट है वो रिन्यूअल कराना पड़ेगा। गैर वोइक अगर कोई कंपनी है, यानी कि कोई फॉरेन कंपनी है, तो खदाने और कृषि भूमि नहीं खरीद सकती है और नहीं इनको किराए पर ले सकती है। यानी कि अगर आपको माइनिंग करवानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय कंपनी आपके लिए करेगी, आप सिर्फ उनको बोल सकते हैं ऐसा करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है तो भारत में बैंक खोलने या ऐसी कोई वित्तीय कंपनी खोलने की उनको अनुमति नहीं मिलेगी जो कि जमाएं स्वीकार करती हो। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है मित्रों कि मान लीजिए हम ऐसा उनको अधिकार दे देते हैं और अभी मिला हुआ है, काफ़ी सारे विदेशी बैंकों को जो है हम लोगों ने अधिकार दिया हुआ है कि वो यहाँ पर जमाएं स्वीकार कर सकते हैं। अब इस बारे में आप जो है वित्त मंत्रालय हैं या इनके काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं, आप उनको पढ़िए कि उसमें कितना बड़ा संशोधन किया गया है इस चीज़ों के लिए। जो बैंकिंग सेक्टर है उसके लिए कितना बड़ा संशोधन किया गया है। हमारे जो पुराने बैंक्स थे, मैं आपको बड़े बड़े 3 बैंक्स के नाम लेता हूँ कि किस प्रकार उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। देखिए, सबसे पहला जो बैंक है मैं उसका नाम लेता हूँ, दैट इज़ HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन ये पहले पूर्ण रूप से भारतीय सरकार का ओन्ड एक बैंक था। जिस प्रकार आज SBI, PNB वगैरह हैं, उस प्रकार ये पूर्ण रूप से भारतीय सरकार का इसमें ओन्ड हिस्सा था। ये पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था, सरकारी बैंक था। अभी इसको पूर्ण रूप से मेरे हिसाब से विनिवेशित कर दिया गया है, इसलिए इसका जो इक्विटी है, जो इसके शेयर्स हैं, वो भारतीयों ने तो खरीद ही रखे हैं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में इसके जो शेयर्स हैं, इसके जो इक्विटी शेयर्स हैं, वो विदेशी कंपनियों ने भी खरीद लिए हैं। यानी कि अगर ये बैंक किसी प्रकार का प्रॉफिट कमाता है तो इसमें से बहुत बड़ा जो लाभ का हिस्सा है वो अपने साथ में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर वही कंपनी की जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है, इसलिए आप समझ गए होंगे। दूसरा है ICICI बैंक। दोस्तों, पूर्ण रूप से भारतीय सरकार द्वारा ओन्ड बैंक था ICICI बैंक। इसका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, यानी कि इसका भी विनिवेश कर दिया गया है और इसका फलस्वरूप ये हुआ
ये बुरी बात नहीं है, विनिवेश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो विदेशी फंड्स को, विदेशी फंड्स को अगर मान लीजिए इसमें शेयर्स खरीदने की अनुमति रहेगी तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो किस प्रकार से उसको मैनिपुलेट कर पाएंगे। शेयर मार्केट में मैनिपुलेट करना बड़ी फर्मों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगर आपको याद हो तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया पूर्ण रूप से भारतीय सब्सिडरी थी, उसका भी अब पूर्ण रूप से विनिवेशित कर दिया गया है। एक्सिस बैंक का जो निर्माण हुआ है उसी के द्वारा हुआ है। ये 3 जो बैंक्स मैंने आपको बताए वो पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा ओन्ड थे, इनका विनिवेश किया गया, वो भी ठीक था, लेकिन इसमें हिस्सेदारी खरीदने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित किया गया। उन लोगों ने यहाँ पैसा लगाया, अब इससे जितना भी प्रॉफिट होता है वो उस पैसे इन्वेस्टमेंट के दम पर अपने साथ में उस प्रॉफिट को ले जाने के लिए बाउंड हो गए हैं। उन्होंने हमें बाउंड कर दिया है और वो यहाँ से प्रॉफिट बाहर लेके जाएंगे, भारत सरकार उसको कुछ भी नहीं कर सकती है। द ड्रॉबैक ऑफ द FDI इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो फिर आप कहेंगे कि हम लोग भी तो विदेशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मित्रों, आप देख लीजिए, आप जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप किसी भी देश का जाकर देख लीजिए कि वहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है। वो एक अलग विषय है। अभी मैं अपने कानून पर वापस आता हूँ। सिर्फ वही कंपनियाँ ही खाने पानी पीने की चीज़ों को निर्माण कर सकेंगी। अब ये क्या बात हुई? लेकिन हमने ये क्लॉज इसमें रखा है, बैंक में सिर्फ वही कंपनी ही कर्ज दे सकेंगी। यानी कि जो बैंक्स हैं, बैंक सिर्फ वही कंपनियों को ही कर्ज दे पाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आपने एक अभी किस्सा सुना था, बहुत सारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कर्जा लिया और वो नहीं चुका पाए और किसी कारणवश वो बाहर पहुंच गए। आज हम भारत के उन बैंकों को अपना कर्जा वापस वसूल करने के लिए उनके पीछे पीछे भागना पड़ रहा है। भारत सरकार को अपना बहुमूल्य समय, बहुमूल्य जो एफर्ट है वो उसके पीछे लगाना पड़ रहा है। बाहर के लोगों से समझौते करने पड़ रहे हैं और उन कर्ज को वसूल करने के लिए हमें उनके आगे पीछे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो हमने ये पॉइंट इसीलिए लिखा है कि बैंक जो हैं वो सिर्फ वही कंपनियों को ही कर्ज दे पाएंगे। यानी कि मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी यहाँ आती है, वो अपने साथ में 10 लाख रुपए लेकर आई और उसने कहा कि हम यहाँ पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो कीजिए। आपने काम शुरू किया, लेकिन उस कंपनी ने कहा कि नहीं साहब, हम तो 10 लाख रुपए लेकर आए हैं, यहाँ पर हमें जो है 50 लाख की जरूरत पड़ेगी, तो आप 40 लाख रुपए भारत सरकार से कहकर हमें लोन दिला दीजिए। अब मित्रों, इस कंडीशन में देखिए हुआ क्या। वो 10 लाख रुपए लेकर आए, उनको हमने ज़मीन भी दी, उनको हमने टैक्सेशन में रिबेट्स भी दी, उनको हमने सस्ता श्रम भी उपलब्ध कराया, उनको हमने यहाँ पर कच्चा माल भी दिया, प्लस इन सब में बड़ी बात कि वो लेकर आए थे 1/5 पैसा और हमने उनको 1/4 पैसा अपनी तरफ से बैंक में से कर्ज भी दिया और उस कर्ज में भी हमने उनको रियायत दी। यानी कि वो सिर्फ नाम मात्र का इन्वेस्टमेंट लेकर आए थे, उन्होंने यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट भी हमसे ही करवाया, सस्ता श्रम भी हमसे ही लिया, रॉ मटेरियल भी हमसे ही लिया और बनी हुई चीज़ों को वो अपने साथ ले जाकर बाहर फॉरेन में बेचेंगे और उससे होने वाली जो इनकम है, उससे होने वाला जो प्रॉफिट है वो खुद रखेंगे। इज दिस काइंड ऑफ द बिजनेस? क्या हम भारतीय लोग मूर्ख हैं? क्या हमारी सरकार मूर्ख है? क्या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट मूर्ख हैं जो इस प्रकार के काम को होने दे रहे हैं? तो इसीलिए हमने ये चीज़ इस ड्राफ्ट में लिखी है कि बैंक सिर्फ वही कंपनियों को ही कर्ज देने के लिए लायबल होंगे और किसी भी फॉरेन कंपनी को या फॉरेन फंड को वो कर्ज नहीं देंगे। सिर्फ वही कंपनियां ही खनन ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए अनुमति ले सकेंगी। यानी कि हमारे देश में जो खनन मिनरल्स का जो माइनिंग है उसको करने के लिए और ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए सिर्फ वही कंपनियों को ही ऑथराइज किया जाएगा। सिर्फ वही कंपनियां ही शैक्षिक निकाय, शिक्षा बोर्ड, विद्यालय और विश्वविद्यालय खोल सकेंगी। यानी कि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि वो उठकर आ गई और हमारे यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी खोल दी या कोई कॉलेज खोल दिया। नहीं, इसके लिए प्रॉपर नियम है कि सिर्फ वही कंपनियों को ही ये अधिकार होगा। और मीडिया या रेलवे, सैटेलाइट या रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में जो काम करने वाली कंपनियां हैं वो सभी, हथियार निर्माण करना है, टेलीकॉम के उपकरणों का आपको उत्पादन करना है, इंटरनेट सेवाओं का अगर आपको जो है प्रसारण करना है, सोशल मीडिया का अगर आपको काम करना है, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी ही होना होगा, तभी आप भारत में ये सारे काम कर सकेंगी। मित्रों, हमने इस छोटे से कानून में सिर्फ एक बात कहने की कोशिश करी है कि आप ए से लेकर जेड तक कुछ भी करें, आप अगर वही कंपनी है तो ही वो काम कर पाएंगी। अगर आप वही कंपनी नहीं हैं तो वो काम नहीं कर पाएंगे।
दोस्तों इस कानून में, इस सोच के पीछे एक बड़ी डीप थॉट हमने लगाया है, या हम जिन्होंने भी ये कानून लिखा है उन्होंने लगाया है। मैंने आपको उस उदाहरण में पहले ही क्लियर कर दिया था कि आप किसी देश में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके कोई काम कर रहे हैं, 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर उस 10 लाख रुपए की वैल्यू जो आपने लगाए थे उसकी वैल्यू बढ़कर 1 लाख करोड़ हो जाती है, तो वो जो प्रॉफिट हुआ वो किसका हुआ? आप उसी चीज़ को वही कंपनी के साथ में रखकर देखिए। अगर किसी वही कंपनी को हमने बनाया और 20 साल बाद उसकी अगर वैल्यू नेटवर्थ बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए हो जाती है, तो वो किसकी? अगर वो किसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस प्रॉफिट को अपने साथ में ले जाने के लिए हमको बाउंड कर सकते हैं। भाई मैंने पैसा लगाया, मैंने प्रॉफिट कमाया तो मैं लेकर जाऊंगा, और हम उनको रोक भी नहीं पाएंगे। डेफिनेट सी बात है। और अगर हमने ही हमारे देश में पैसा लगाया, हमने देश में ही उत्पादन किया, हमारे देश में उसको बेचा और हमारे देश में ही हमने पूंजी निर्माण कर लिया, तो फिर वो जो पूंजी निर्माण हुई वो किसकी? वो सिर्फ हमारी। दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई वी आर प्रमोटिंग द WAIC। पूर्ण रूप से भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों को हमने प्रमोशन का एकमात्र यही कारण है। मित्रों, इसमें सबसे बड़ी एक बात हम ये है कि हम इसमें हथियार निर्माण में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। आपने देखा होगा विदेशी कंपनियां जो हैं वो हथियार निर्माण में आत्मनिर्भर हैं। हम किसी भी राष्ट्र को अभी उतनी मात्रा में हथियार बेचने के काबिल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी का अभाव है। हमें किसी प्रकार की सामरिक जो हथियारों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए हम अभी भी विदेशी राष्ट्रों पर निर्भर हैं। अगर मान लीजिए हम इन चीज़ों में खुद आत्मनिर्भर हो जाएं, हम तकनीक का विकास करें, हम उस तकनीक के लिए रॉ मटेरियल, हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और हम उन चीज़ों को यहाँ बनाने के लिए एक ऐसा माहौल तैयार कर पाएँ, तो हम भारत में भी पूर्ण रूप से हथियारों का निर्माण कर सकते हैं, और वो भी A से लेकर Z तक। मान लीजिए अगर हम हथियार निर्माण में सक्षम हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, तो हमें हमारी विदेशी मुद्रा का जो बहुत बड़ा हिस्सा है जो हथियार खरीदने के लिए देना पड़ता है, वो हमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक नंबर। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए हम उच्च तकनीक के हथियार बना पाएंगे, तो जिस प्रकार आज हम उच्च तकनीक के हथियार बाहरी राष्ट्रों से खरीद रहे हैं, तो बाहरी राष्ट्रों को अगर आवश्यकता होगी उस उच्च तकनीक के हथियारों की, तो वो किससे खरीदेंगे? वो हमसे खरीदेंगे। और इस खरीद के आधार पर हमें क्या प्राप्त होगा? हमें विदेशी मुद्रा का जो है वहाँ से विदेशी मुद्रा प्राप्त होने लग जाएगी। तीसरी बात, जब हम उच्च तकनीक के हथियार बनाएंगे तो हमारे यहाँ पर उस उच्च तकनीक का निर्माण घर में ही हो जाएगा, रोजगार सृजन हो जाएगा। रॉ मटेरियल हमारे यहाँ है तो हम उसका निर्माण खुद ही कर पाएंगे। यानी कि जब सब चीज़ें हमारे पास हो जाएगी तो हमें किसी को देखने की ज़रूरत तो है ही नहीं, प्लस हमारे यहाँ पर रोजगार भी बढ़ेंगे, तकनीक भी बढ़ेगी और हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ती चली जाएगी। इसमें हम सभी प्रकार के हथियारों की बात कर रहे हैं, चाहे वो छोटी बंदूकें हों, मध्यम आकार की बड़ी बंदूकें हों या बड़ी बंदूकें हों, क्योंकि आज हमारे देश की जनसंख्या 137 करोड़ है। लेकिन अगर आपको सर्वे भी कराया जाए कि कितने लोगों के पास में हथियार हैं या कितने लोगों के पास में छोटी पिस्टल या बड़ी पिस्टल हैं, तो आप मतलब हो सकता है कि लाखों में ही वो संख्या सिमट कर रह जाए, करोड़ों में भी वो नहीं पहुंच पाए। क्यों? हाँ, 1 नंबर में तो आप करोड़ों तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन 1 नंबर के बाद में अगर आप कुछ जाते हैं तो वो काफ़ी संख्या में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि नक्सलाइट्स के पास हथियार हैं और आम लोगों के पास भी हथियार हैं, सेना के पास भी हथियार हैं, पुलिस के पास भी हथियार हैं, लेकिन वो सब विदेशी हैं, उसका निर्माण हमारे यहाँ पर नहीं होता है। तो उसके लिए हमें एक बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है इन सब का जो है वहाँ से लेने के लिए। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और करना चाहते हैं कि ये तो ही बंदूकों की बात नहीं, बंदूकों के साथ साथ में हम जो है जो छोटे लड़ाकू विमान हैं या हॉवित्जर हैं, टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं, यानी कि उनको प्रक्षेपास्त्र भी कहते हैं, कारतूस और गोले जो हैं उनका निर्माण भी हम यहाँ पर करवाना चाहते हैं। लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ही करवा दें, इसके लिए हमने क्लॉज रखा है कि रक्षा मंत्री उन हथियारों की एक सूची जारी करेंगे जिसके लिए पंजीकरण या लाइसेंस की आवश्यकता न हो। यानी कि कई हथियार ऐसे होते हैं जिनमें पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, और रक्षा मंत्रालय निम्नलिखित हथियारों को तृतीय श्रेणी लाइसेंस की सूची में रख सकते हैं। और वो तृतीय श्रेणी जो है आप बाद में देख सकते हैं, उसमें क्या होता है कि हॉवित्जर प्रकार के जो ड्रोन्स हैं वो हैं, टैंक हैं, मिसाइल्स हैं, गोला बारूद, आणविक हथियार, जैविक हथियार और रासायनिक हथियार, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। मित्रों, मैं एक छोटी सी गलती कर बैठा हूँ। एक्चुअली मैंने अपना मोबाइल ठीक प्रकार से चार्ज नहीं किया था, तो आई मे बी आउट इन
4 और 5 और 10 मिनट्स, तो मैं अपनी बात को थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा। बट इस कानून को मैं अगले वीडियोज़ में भी लूँगा, क्योंकि ये कानून इतना इम्पोर्टेंट है जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब आई विल डिस्क्राइब इन मिनट्स, लेट मी कंप्लीट। जो कंपनियां भारतीय कंपनियों को पूर्ण स्वामित्व वाली नहीं है, ऐसी कंपनियों को श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए वो ठीक प्रकार से काम नहीं करेंगे ऑब्जर्वेशन के अनुसार, तो उनका लाइसेंस निरस्त करके उनको टाटा बाय बाय करने की हम लोग कोशिश करेंगे। हथियारों का उत्पादन कर रही कंपनियों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है, तो सरकारी अफसर को ये लगता है कि फैक्ट्री का मालिक किसी कानून को तोड़ रहा है, तो कोर्ट मामले में इसका फैसला हो जाएगा। और इस कोर्ट मामले में जो हमने प्रपोज कर रखा है जूरी कोर्ट सिस्टम, यानी कि जो पंचायती आप उसको कह सकते हैं, ऐसा वाला जो सिस्टम है जूरी कोर्ट सिस्टम, और वो भी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वाला, उसके अंतर्गत हम उसकी सुनवाई करेंगे। और उसके आधार पर ही सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं या जो एलिगेशंस हैं उसको क्लियर किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा। इसके साथ साथ में जो कंपनियां वॉइक हैं और इन सब चीज़ों का उत्पादन कर रखी हैं, उन पर भी नज़र रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो अपना मनमाने काम से काम कर सके, क्योंकि वहाँ पर देखिए काम अगर हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होने के चांसेस रहते ही रहते हैं। तो हमारी जो वॉइक कंपनियाँ हैं उनके ऊपर भी हम जो है नज़र रखेंगे, उनके भी ऑडिट्स वगैरह का जो पूरा प्रावधान अभी चल रहा है करंट सिनेरियो में जो होता है उसी प्रकार का रखा जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ साथ में कोई और भी अच्छा सुझाव होता है जो किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने में सहायक हो, तो उसका भी स्वागत किया जाएगा। अब मित्रों, वही कंपनियों से मैंने आपको जो कानून रखा वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है, और इसमें एक ही लाइन में समझने के लिए है कि आप चाहे साबुन बनाएं, आप चाहे पेस्ट बनाएं, आप चाहे हथियार बनाएं, आप चाहे मोटर कार बनाएं, आप चाहे सैटेलाइट बनाएं, आप चाहे इंटरनेट का निर्माण करें, आप किसी भी चीज़ का निर्माण करें, हम भारतीय अपने देश में इन सब चीज़ों का उत्पादन, प्रसारण और वितरण सिर्फ और सिर्फ वही कंपनियों के माध्यम से करने के पक्षधर हैं। अगर मान लीजिए कोई कंपनी यहाँ पर आकर पैसा लगा के इन सब चीज़ों का उत्पादन करती है, प्रसारण करती है, विनिमय करती है, वितरण करती है, तो उससे होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं वो उन्हीं को जाएंगे। ये एक सिंपल सा फैक्ट है। मतलब आप इसको जो शास्त्र है उसका एक बेसिक फंडामेंटल मान सकते हैं कि जो पैसा लगाएगा प्रॉफिट वो ही कमाएगा, तो फिर हम पैसा लगाकर हम प्रॉफिट क्यों नहीं कमा सकते। इतनी सी बात आपको समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वही कानून का निर्माण किया गया है। और इस कानून को दोनों सदनों में पास कराकर प्रधानमंत्री इसको डायरेक्ट गजट में छापे। और ये कानून की विस्तृतता इतनी है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को मतलब भूखे मरना तो छोड़िए, मतलब हो सकता है कि इतना रोजगार और पैसा जनरेट हो जाए कि हमें किसी और राष्ट्र के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हो सकता है हम पेट्रोल का विकल्प भी भारत में ही देख लें। क्यों? क्योंकि जब पेट भरा होगा तो हमारी सोच का स्तर जो है काफ़ी ऊंचा हो जाएगा, और जब सोच का स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है तो फिर चीज़ें निकल कर आने लगती हैं। खाली पेट का व्यक्ति, खाली दिमाग का व्यक्ति किसी भी राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं दे सकता। वो सिर्फ अपेक्षा रखता है कि कोई आएगा और मेरी मदद करेगा। तो अगर हम वो एक कानून को पास करवा लेते हैं, हम वो एक कानून को लागू करवा लेते हैं, तो फिर संपूर्ण ए से लेकर जेड तक की निर्माण वितरण वाली जो व्यवस्था है वो भारत के लोगों के हाथ में रहेगी, भारतीय कंपनियों के हाथ में रहेगी। और जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो चाहे देशी हों या विदेशी रूपों से प्राप्त हो रहे हैं, वो सभी भारत सरकार, भारत के लोगों के पास में होंगे। और हमें सिर्फ पैसे के पूंजी निर्माण की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हम सिर्फ नए निर्माण की चिंता करेंगे। नए रूप से किस प्रकार से देश को आगे ले जाया जा सके, नए रूप से किस प्रकार से पूंजी निर्माण किया जा सके, ये सब हम कर पाएंगे। छोटी छोटी खोजों को तो छोड़िए, हो सकता है हम ऐसी बड़ी बड़ी खोजें और अकॉर्डिंग टू नेचर हम खोजें कर पाएँ, जिससे कि देश का निर्माण तो हो ही सही, हम पृथ्वी को भी उसके मूल स्वरूप में बनाए रखने का प्रयास कर पाएँ। मित्रों, एक वीडियो इस कानून के लिए काफ़ी नहीं है, ये मैं आपसे फिर भी निवेदन कर रहा हूँ। इसकी विस्तृतता को लेकर मैं आगे भी वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा, लेकिन आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि बैटरी भी डाउन टू अर्थ हो गई है और किसी भी समय मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज मैं अपना वीडियो यहीं विराम देता हूँ और आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।